हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड का टॉपिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो इसका इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लिया था और हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने क्या कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या नाम दिया है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? दो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में। क्या अगर दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो दो चार्ज ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर पार्टिकल सेम चार्ज है, दो ऑब्जेक्ट्स पर अगर सेम चार्ज है तो वो रिपल्सिव फोर्स रहेगा, और अगर अपोजिट चार्ज है तो फोर्स रहेगा अट्रैक्टिव। अब उसके बाद आज हमें डिस्कस करना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। किसके बारे में डिस्कस करना है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो, हमें पता है कि ये सपोज करो अगर ये है हमारा एटम, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? ये सपोज करो हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सपोज करो अगर ये कार्बन का एटम है। किसका एटम है? कार्बन का एटम। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब कार्बन के एटम में प्रोटॉन्स कितने हैं? उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? 6 प्रोटॉन्स रहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? 6 प्रोटॉन रहेंगे। तो हमें पता है कि अगर ये एक प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन है, तो दोनों प्रोटॉन्स पर तो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। दोनों प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर सेम चार्ज है। और अगर दो पार्टिकल्स पर सेम चार्जेस है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेम है तो रिपल्सिव रहेगा, तो इन दोनों को एक दूसरे से दूर करेगा। रिपल्सिव फोर्स सेम चार्जेस के बीच में लगता है, रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर के जो 6 प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर जो 6 प्रोटॉन्स है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रह पाएगा। ये न्यूक्लियस स्टेबल रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। लेकिन रियलिटी में तो न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई और एक अट्रैक्टिव फोर्स भी है कि ये रिपल्सिव फोर्स तो है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कोई अट्रैक्टिव फोर्स भी है। तो साइंटिस्ट ने सोचा अट्रैक्टिव फोर्स है तो कौन सा होगा? तो हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं यार, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही वीक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। उसकी कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत वीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनको दूर कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स इनको पास लाना चाह रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, इसलिए वो इनको पास ला पाएगा क्या? नहीं ला पाएगा। तो फिर सोचा कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स तो इनको पास में रख नहीं सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनको दूर करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई तीसरा फोर्स है, और उस तीसरे फंडामेंटल फोर्स को क्या नाम दिया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या कहा? ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कितने टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्या कहा? कि अगर कहीं पर इन दो पार्टिकल्स के बीच में अगर 1 न्यूटन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 100 न्यूटन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो क्या करेगा, इनको रिपल करेगा, इनको दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा और इनको न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखेगा और न्यूक्लियस रहेगा स्टेबल। अब दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कि अगर दोनों सेम है तो रिपल्शन का फोर्स, अगर दोनों अपोजिट है तो अट्रैक्शन का फोर्स। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। दो प्रोटॉन हो कि सपोज करो दोनों अगर प्रोटॉन है, या एक न्यूट्रॉन है और दोनों अगर न्यूट्रॉन है, कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल्स क्या है? प्रोटॉन, या दोनों पार्टिकल्स क्या है? न्यूट्रॉन, या एक पार्टिकल है प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, इन सभी के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। दो प्रोटॉन के बीच में भी उतना ही लगेगा, दो न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही लगेगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही फोर्स लगेगा। और ये कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, और ये फोर्स सिर्फ कहाँ पे लगता है? न्यूक्लियस के अंदर लगता है। मतलब इसकी रेंज सिर्फ कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। ये साइज़ होता है, किसका साइज़ होता है? न्यूक्लियस का साइज़। तो इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स की रेंज कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। तो हमने क्या कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बीच पर सेम चार्जेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग उनमें रिपल्शन होगा। लेकिन रिपल्शन हो नहीं रहा है, वो तो सब साथ में है। तो साथ में इसका मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। उस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स को हमने क्या कहा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। दोनों पॉजिटिव हो या दोनों न्यूट्रॉन हो या एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, इन सभी के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू सेम होती है। ठीक है। फिर अभी जो रिसेंट डिस्कवरी हुई है, रिसेंट डिस्कवरी ये कहती है कि हमें ये तो पता है कि जो एटम है, एटम मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग ऑर्बिट्स में मोशन करते हैं। अब रिसेंट डिस्कवरीज क्या कह रही है कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी और दूसरे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? क्वार्क। क्या कहते हैं उन पार्टिकल्स को? क्वार्क। और उसके अलावा भी और रोज़ नई नई डिस्कवरीज हो रही है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्स है वो क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कब लगता है? कि जब भी एटम से बीटा डीके होता है। क्या होता है? एटम से बीटा डीके। ये जो बीटा डीके है इसके बारे में हम 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बीटा डीके होता है, बीटा डीके में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल निकलता है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी निकलेगा। कैसे निकलेगा ये बाद में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक अनचार्ज्ड पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या कहते हैं उसे? न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन निकलता है और इनके बीच में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻16 मीटर। वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज कितनी होती है? 10⁻⁻16 मीटर। और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सिर्फ कहाँ लगता है? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स पर लगता है क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस 10⁻⁻15 से ज़्यादा है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं लगता, क्योंकि इसकी रेंज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत छोटी है। कितनी? 10⁻⁻15, मतलब सिर्फ वो न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही लगता है, बाहर नहीं लगता। तो ये 4 फोर्सेस के बारे में हमने बात कर ली। ग्रेविटेशनल फोर्स, इस यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उनके मासेस की वजह से, उसको क्या कहा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हर दो चार्ज पार्टिकल या बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगता है, उसे कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर दोनों सेम है तो रिपल्सिव फोर्स, दोनों अपोजिट है तो अट्रैक्टिव। मतलब दोनों अगर पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो रिपल्सिव फोर्स, और अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव तो अट्रैक्टिव फोर्स। थर्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? न्यूक्लियस के अंदर।
और फोर्थ क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर इन चारों फोर्सेस की हम कंपैरिजन करें तो अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स और कौन कौन से हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, इनकी कंपैरिजन कर लेते हैं। बुक में के अकॉर्डिंग क्या बोल रही है कि अगर हम किसको कंसिडर कर ले, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, उसको अगर हम कंसिडर कर ले 1, कि अगर हम ये कंसिडर कर ले कि दो पार्टिकल्स है, उसके लिए अगर उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन है या 1 है, तो फिर उसके बाद अगर हम किसकी बात करें, वीक न्यूक्लियर फोर्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग नाम में ही है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कि अगर उसको हम कंसिडर कर ले कि अगर उसकी वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू रहेगी 10⁻²। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या हुआ, 10⁻² को हम लिख सकते हैं 1/10², ठीक है। ये जब भी न्यूमरेटर से डिनोमीटर में, डिनोमीटर से न्यूमरेटर में किसी भी वैल्यू को ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाते हैं। तो -2 था, नीचे ले गए तो +2। अब 2 का मतलब क्या है कि 1 के बाद कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो, मतलब 1/100। 1/100 मतलब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसके कितने टाइम्स रहेगा, 100 टाइम्स कम रहेगा। 10⁻² मतलब 100 टाइम्स कम रहेगा, अपॉन में है। अब अगर उसी से हम किसकी कंपैरिजन करें, वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू रहेगी 10⁻−13। और सबसे वीक है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू रहेगी 10⁻39। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर उससे वीक, उससे थोड़ा सा कमज़ोर कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, 10⁻−2। फिर उससे कमज़ोर वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻13। और सबसे वीक कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻39। सही बोल रहा हूँ ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू रहेगी 10⁻−2, इसकी वैल्यू रहेगी -13 और इसकी वैल्यू रहेगी -39। अब रेंज की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज है इन्फिनिटी, कि इस यूनिवर्स में इन्फिनिटी डिस्टेंस पर बहुत दूर भी अगर दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। इसकी रेंज इन्फिनिटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की भी रेंज इन्फिनिटी है, कि दो ऑब्जेक्ट्स, दो चार्ज पार्टिकल अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस बहुत दूर भी रखे हैं तो भी उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है 10⁻15 मीटर, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगेगा। कितनी है, 10⁻13 मीटर, -15 मीटर। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज सबसे कम है, 10⁻16 मीटर। सबसे कम रेंज किसकी है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की। अब ये फोर्सेस किसके बीच में लगते हैं, ऑपरेट्स अमोंग, कि किसके किसके बीच में लगते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ है, हर वो बॉडी जिसका अपना कुछ मास है, उन सभी बॉडीज़ के बीच में लगता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर उसके बाद बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हर चार्ज पार्टिकल के बीच में, हर चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन लगेगा, ये चार्ज बॉडी लिख देता हूँ, पार्टिकल लिख देता हूँ, बॉडीज़ के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में। न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें होती है उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए उसको बोल दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा लगता है फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, न्यूट्रिनो वगैरह के, इलेक्ट्रॉन वगैरह के बीच में लगता है। अब लास्ट बच गया हमारा टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है कि फिज़िक्स की डेवलपमेंट या यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस फिज़िक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। फिज़िक्स की प्रोसेस इसी पर बेस्ड है। ये क्या कहता है, हमने इस फर्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस की थी कि फिज़िक्स क्या, साइंटिस्ट क्या चाहते हैं कि कम से कम फोर्सेस को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सभी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दो। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस दे दिए और कहा कि जितने भी यूनिवर्स में फोर्सेस है
उन सभी का राइजिंग वो अराइज किससे होते हैं? इन 4 फोर्सेस से ही होते हैं। और यही कोशिश चल रही है कि कम से कम एक ऐसा फंडामेंटल फोर्स दे दो कि उनसे सभी फिनोमेना एक्सप्लेन हो जाए। तो इसका शुरुआत किसने की? सबसे पहले न्यूटन। कि न्यूटन ने क्या कहा? ग्रेविटेशनल फोर्स दे दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू उन्होंने यूनिफिकेशन कर दिया फोर्सेस का, बहुत सारे फोर्सेस को एक साथ एक्सप्लेन कर दिया। अर्थ मून के बीच में लगने वाला फोर्स, अर्थ प्लैनेट्स, प्लैनेट सन, अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सभी के टेरेस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले सभी फोर्सेस को सिर्फ एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उन्होंने की हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर फेराडे और ऑस्ट्रेड ने दे दिया, यूनिफिकेशन कर दिया किसका? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस का। उन दोनों को उन्होंने कंबाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इनसेपरेबल है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को यूनिफाई कर दिया। किसको? ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म। उन्होंने क्या कहा कि ऑप्टिक्स में किसके बारे में हम पढ़ते हैं? लाइट के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो लाइट है, लाइट मतलब लाइट की स्टडी किस में करते हैं? ऑप्टिक्स में। उन्होंने बोल दिया कि लाइट ही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इससे उन्होंने ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को यूनिफाई कर दिया। फिर जो हमारे आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने क्या करने की कोशिश की? उन्होंने कोशिश की कि वो किसको यूनिफाई कर दे? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को यूनिफाई कर दे, उनको मिलाकर बता दे, लेकिन उसमें इनको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यूसली जारी है कि साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि कम से कम फोर्सेस से हम ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर दे। उसमें एक और सक्सेस है इलेक्ट्रोवीक फोर्स। यही लिखा है ना बुक में भी? हाँ, इलेक्ट्रोवीक फोर्स क्या कहता है? इसमें क्या किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और वीक फोर्स, इन दोनों को यूनिफाई कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को यूनिफाई करके एक नया फोर्स नाम दे दिया इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस। और साइंटिस्ट की तो ये कोशिश है कि बस सिर्फ एक फोर्स ले लो, कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट दो, एक ऐसा फोर्स दो कि इन 4 फोर्सेस की भी ज़रूरत नहीं पड़े, सिर्फ एक फोर्स, उसी फोर्स से इस यूनिवर्स में जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं, जितनी भी फोर्सेस एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर लग रहे हैं, उन सभी को एक्सप्लेन कर दो। तो ये कोशिश निरंतर जारी है कि पहले बहुत सारे फोर्सेस थे, फिर बोला कि सिर्फ इन 4 फोर्सेस से ही सभी फोर्सेस निकलते हैं। अब कोशिश है 4 क्या सिर्फ एक फोर्स ऐसा दे दो जिससे हम सभी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सके। तो ये प्रोसेस निरंतर जारी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आए हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। बाय।